Assalamu alaikum. Today we are going to complete the handout, which is handout 2.2, what is oral language. Oral language is often associated with vocabulary as the main component. कि oral language में हम vocabulary acquisition करते हैं, मगर असल में oral language में कौन सी सारी चीज़ें आती हैं? In the broadest definition, oral language consists of morphology, grammar, phonology, grammar, morphology, vocabulary, discourse and pragmatics. ये क्या है? अभी हम इसकी discussion करते हैं. The acquisition of these skills often begins at a young age, even since birth, some say before birth. तो बच्चों के साथ बचपन में जितनी बातें की जाएं उसमें से वो most students begin focusing on print-based concepts such as sound symbol correspondence and decoding. यानी जब उनको रीडिंग की नॉलेज देना शुरू होते हैं या वो खुद से स्टार्ट कर देते हैं, उससे बहुत पहले ही वो लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज को एक्वायर भी करना शुरू कर देते हैं, वोकैबुलरी भी उनकी डेवलप होती है और उससे वो लैंग्वेज के पैटर्न्स को भी अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं. Because these skills are often developed early in life, children with limited oral language ability at the time they enter kindergarten are typically at a distinct disadvantage. जिनकी limited oral ability होगी, उनको रीडिंग राइटिंग में हर तरह की लैंग्वेज की परफॉर्मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती हैं, वो डिसएडवांटेज पे होते हैं, उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है. जिनकी ओरल प्रोफिशिएंसी और वोकैबुलरी ज्यादा हो, they have an advantage. So oral language comprises of the following 6 areas. Phonology क्या है? The broad definition of phonology includes the organization of systems of sound within a language. Phonology क्या है कि किस तरह से एक लैंग्वेज के अंदर साउंड जो है वो ऑर्गेनाइज होती है, उसके सिस्टम किस तरह है, उसको रिकग्नाइज कैसे करते हैं. जैसे अरबी में हम जब है, अरबी में पे नहीं होता, अरबी में गाफ नहीं होता, उसकी लैंग्वेज में और उसके साउंड पैटर्न्स में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं, जबकि उर्दू में ये चीज़ें शामिल हैं. यहाँ पे जिस तरह की कुछ साउंड्स हैं उर्दू में, वो इंग्लिश में मौजूद नहीं है. जैसे फ की साउंड, पे और दो चश्मी है वाली साउंड फ, वो उसके लिए डिस्टिंक्ट, यानी प और पे और फ की साउंड को वो डिस्टिंक्ट नहीं करते, उर्दू में हम करते हैं. ठीक है. तो once the phonological system has been acquired for basic listening and speaking, children begin to develop the phonological awareness, the awareness of words and sentences or syllables and words. Other aspects of phonological awareness include rhyme, alliteration, onset rhyme, and blending, segmenting, and manipulating sounds. ये क्या है चीज़ें, इन डेप्थ हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस करेंगे, फनीमिक अवेयरनेस करेंगे, उसमें ये सारी बातें आएंगी. लेकिन राइमिंग और रिपीटेड साउंड, जिसको अलिटरेशन कहते हैं, ऑनसेट एंड राइम, बिगिनिंग एंड एंडिंग साउंड, वर्ड फैमिलीज के, और ब्लेंडिंग, किस तरह से साउंड्स को ब्लेंड करके मिला के वर्ड्स बनाने, सेगमेंटिंग, किस तरह से हम जो है वो दो हिस्से कर सकते हैं. जैसे डेवलपमेंट है, डेवलप के साथ मेंट लगा लिया तो एक वर्ड बन गया डेवलपमेंट. अब मेंट किस किस के साथ मैनेजमेंट में लग सकता है. ठीक है, इस तरह से सेगमेंटिंग आप करते हैं. मैनिपुलेटिंग साउंड्स के, किस तरह से साउंड्स की आप आगे पीछे करके अपने वर्ड्स की चेंजिंग कर सकते हैं. जैसे पहले भी एग्जांपल दी, बेड एंड रेड, तो आप कहेंगे कि बेड की तरह का एक और वर्ड कौन सा है जिसकी इनिशियल साउंड कोई और हो, तो वो कहेंगे जी बेड और हेड एंड मे बी रेड. ठीक है, or dead. At the most complex level of phonological awareness is phonemic awareness. Phonemic awareness is blending, segmenting, and manipulating word at the individual sound phoneme level. So phoneme is basically the smallest unit of sound. Smallest unit कि जिसका मजीद कोई हिस्सा नहीं हो सकता. जैसे bed कहा, कितने इसमें phonemes हैं? 3. b, a, d. तीनों को blend किया, मिला दिया तो बना bed. अब इसी तरह से अगर हम पूछें कि कोई वर्ड है जैसे नॉलेज, तो बोलने में साउंड पैटर्न्स पे हम स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, हम कहेंगे साउंड्स कितनी है, तो हम कहेंगे न, ओ, ल, ए, ज, नॉलेज. ठीक है, तो ये साउंड वाइज आप जिस तरह से ओरल लैंग्वेज को सेगमेंट करते हैं, उसके हिस्से करते हैं, वो फोनेमिक अवेयरनेस कहलाती है. हम इसको इन डेप्थ भी करेंगे. Vocabulary or semantics. So the development of vocabulary focus both on expressive vocabulary and receptive vocabulary. Expressive vocabulary वो चीज़ें हैं कि जो आप बोलते हैं, आपको पता हो कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल आप कैसे जो है वो एक्सप्रेशन के लिए करेंगे,
और रिसेप्टिव वोकैबुलरी सुन के आप उसको रिकग्नाइज भी करेंगे, उसको डीकोड करेंगे, उसका मैसेज समझेंगे। डीकोडिंग याद है कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने ये जो है ये कहा था कि जो मैसेज रिसीव होता है उसको डीकोड करके समझा जाता है, फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी रिप्रेजेंट्स द वर्ड a student actively uses when writing, talking, and communicating. Receptive vocabulary represents the words that a student understands based on the context and background experiences, but may not necessarily use in his or her own speaking or writing. So ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी एक्विजिशन में। आपको किसी पर्सन की स्पीच से पता चल जाता है किस बैकग्राउंड के हैं, किस कल्चरल जो है वो सेक्शन के हैं सोसाइटी के, और किस इकोनॉमिक सेक्शन के हैं, किस तरह की इनकी स्कूलिंग हुई हुई है, कितना इनको लैंग्वेज एक्सपोजर हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ते रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इर्द गिर्द की आपकी जो सारी इन्वायरमेंट होती है वो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, बैकग्राउंड। A common misconception regarding vocabulary is the idea that an individual's vocabulary can be measured simply by the sheer number of words he or she can use and understand. तो खाली नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनका जानना, रट्टा लगाना, लिस्ट का याद होना आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अप्रोप्रिएट इस्तेमाल, कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, कब कौन सा नहीं करना, किस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के दरमियान स्विच करना है, किस तरह से अपने आप को बेटर क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं एक सिंपल स्टेटमेंट से। तो वोकैबुलरी का करेक्ट इस्तेमाल भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, however, to measure the depth of vocabulary knowledge, a broader definition also includes a focus on areas such as multiple meanings of words, shades of meanings, figurative language, relationship between words. तो vocabulary में ये सारी understanding भी होनी चाहिए कि multiple meanings जो हैं वो एक word के, जिसको homonyms कहा जाता है, वो multiple meanings किस तरह के हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम कहें कि दो सिमिलर एक वर्ड है, RECORD, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कोई चीज़ रिकॉर्ड करना, और दूसरा इसका मतलब है रिकॉर्ड, जिसको बुलाते हैं कि वो जो म्यूजिक वाले रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसको आप खरीद के सुनते हैं, ठीक है। अब ये इसके दो मीनिंग्स हैं, दो तरह के इस्तेमाल हैं। इन दोनों मतलब को सही तरह से समझ के यूज करना, ये वोकैबुलरी की इन डेप्थ जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हम इसको असेस भी करते हैं, टीच भी करते हैं। शेड्स ऑफ मीनिंग, ये किस तरह से बात की गई, अभी कहने का मकसद क्या था। जैसे कोई बात आपको किसी जो है किसी ने तंज में कही, किसी ने आपको तारीफ में कही, वर्ड्स वही होते हैं मगर इस्तेमाल कैसे बदल जाता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग देना। फिर फिगरेटिव लैंग्वेज, वो चांद है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो गोल एक सीधी सी जो है वो स्फेरिकल चीज बन गई है। वो चांद है से क्या मुराद है? वो चांद है का मतलब है कि शी में बी एज ब्यूटिफुल एज द मून, या इससे ये भी मुराद हो सकती है कि हर स्किन में बी वेरी क्लियर, ऑल्दो चांद पे काफी सारे धब्बे होते हैं। लेकिन फिगरेटिव लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, मिसालें कैसे दी जाती हैं, मुहावरों को कैसे समझा जाता है, ईडियम्स को, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे यूज करते हैं, ये भी वोकैबुलरी सब में शामिल है। ओके, देन ग्रामर, जिसको सिंटैक्स भी कहा जाता है। So as children develop their oral language skills, they also develop an understanding of grammar. Grammar क्या होती है? The set of structural rules that govern the combination of words and phrases into sentence. किस तरह से जुमला बनाएंगे तो कैसा जुमला करेक्ट होगा, कौन सा जुमला इनकरेक्ट होगा, ये नॉलेज होती है ग्रामर की। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस में क्या है, ये सारी उसमें शामिल हो जाती है। और फिर हाउ सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू पैराग्राफ्स, ये हमारा जो लार्ज चंक्स ऑफ टेक्स्ट हैं, ऐसे किस तरह लिखते हैं, उसकी ग्रामर, उसकी जो है लैंग्वेज यूज अलग होगी, आपकी एप्लीकेशन की अलग होगी, स्टोरी की अलग होगी, पोइट्री की अलग होगी। तो किस तरह से आप उनको कंबाइन करके सेंटेंसेस को डिफरेंट तरह के पैराग्राफ्स बनाते हैं, और फिर उन सारे सेंटेंसेस के दरमियान में एक रब्त हो, एक राब्ता हो कि जिसके थ्रू आपकी जो है राइटिंग सेंस बनाए, वो भी सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। देन कम्स मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या है जी? समटाइम्स considered to be a subtext or syntax of vocabulary, यानी कि vocabulary और syntax या grammar use से दोनों से ये जो है related है। Morphology is focused on the smallest unit of meaning within a word and the rules about how these words are formed. तो एक वर्ड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होगा वो आपका मोर्फोलॉजी morpheme होगा। For example, if one examined the word cats, a basic analysis will show there are 4 phonemes: k, a,
स, इससे ये मिलके cats बना है, ठीक है. However, the word cats only has two morphemes. अब morpheme इसके 2 हैं. क्या मतलब? यानी कि मीनिंगफुल वर्ड पार्ट्स 2 हैं. ये इसको cats का क्या मतलब है? प्लूरल ऑफ cat. सिंगुलर क्या था? cat. और s लगाने से क्या हो गया? cats. तो इसमें 2 मीनिंग के हिसाब से 2 इसके पार्ट्स हैं. एक पार्ट है cat कि जिसका मतलब है कि एक जानवर जो डोमेस्टिक आपके पास पेट भी होता है, और दूसरा है एस जो कि हमें बताता है कि देयर इज मोर देन वन कैट. मीनिंग में इसका पूरा कैट्स का मीनिंग कन्वे करने के लिए 2 मॉर्फीम हैं. साउंड वाइज नहीं अब देखना, आपने ये नहीं देखना, अब आपने ये देखना है कि कौन सा जानवर है कैट, और क्या एक है या एक से ज्यादा. तो एस, ये 2 मॉर्फीम्स हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब जो भी बात होगी वो प्लूरल कैट्स की होगी. अगर इसी तरह हम कहें डॉग्स, तो अब हमें पता चल जाएगा कि है वो प्लूरल क्योंकि एस लगा हुआ है, मोर देन वन ही है, मगर जानवर चेंज हो गया, वो कैट की बजाय डॉग आ गया, तो अब स्टोरी चेंज हो जाएगी. ठीक है. Morphology can also include the study of structural analysis, how words are joined together, and build vocabulary by analyzing the morphological structure of the words, prefix, root, and suffix. Prefixes लगाते हैं, जैसे fortunate है तो unfortunate है, किसी को कहें कि जी इंटेलिजेंट है तो अनइंटेलिजेंट है, तो मतलब यानी प्रीफिक्स लगा के मतलब ही आपका वर्ड का चेंज हो जाता है. उसकी स्टडी को भी हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं. और सफिक्सेस में क्या होता है जी कि जब एंड पे आप लगा देते हैं, जैसे लेस या फुल, ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल बना दिया, इस तरह से वर्ड्स मीनिंग वाइज उनके मतलब चेंज हो जाते हैं. तो वो हम सारा कुछ स्टडी करते हैं. अब ये साउंड से ऊपर चला गया, साउंड से कॉम्प्लेक्स हो गई, अब ये मीनिंग की तरफ चले गए आप. तो मोर्फोलॉजी में you focus on the units of meaning and how they are combined together. Up next is pragmatics. Pragmatics is considered by some reading experts as the hidden curriculum in a classroom. कि जो चीज आपको सिखाने का इरादा होता है, pragmatics के थ्रू वो चीज फिर सिखाई जाती है. तो pragmatic basically है क्या? Pragmatic requires the understanding of the social use of language. ठीक है. यानी क्या चीजें इसमें आ रही? दिस इंक्लूड्स सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग कॉन्वर्सेशनल टर्न टेकिंग, personal space, appropriate behavior with peers and authority figures in a variety of common social situations. लैंग्वेज को यूज कब कैसे करना है, टर्न टेकिंग, बारी बारी बोलना है, एक दूसरे के साथ नहीं बोलना, पर्सनल स्पेस किस तरह देनी है, एड्रेस किस तरह से करना है, और किसी को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका कैसे देना है. देन अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद पीयर्स, फ्रेंड से कैसे बात करनी है, अथॉरिटी फिगर से कैसे बात करनी है. तो ये सारी जो ऊपर हमने मीनिंग और साउंड्स है, इनको कब कैसे इस्तेमाल करना है, वो प्रैग्मैटिक्स होता है. इन सम क्लासरूम सेटिंग्स, students lacking background experience attributable to cultural differences in some instances don't understand group dynamics and expectations to and expectations regarding behavior. Understanding a variety of situations prepares students for more successful comprehension at later stages, including both listening and reading comprehension. तो एक सोसाइटी में ग्रुप्स के दरमियान में इस तरह से रिलेशनशिप होती है, कौन किस तरह बात करता है, किस तरह से एक कॉन्वर्सेशन कंडक्ट करनी है, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर ये वेरी करता है. एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में किस तरह से ये सारी कॉन्वर्सेशन वगैरह और सोशल लैंग्वेज यूज करना है, ये सब कुछ प्रैग्मैटिक्स में एड्रेस करते हैं. देन कम्स डिस्कोर्स, ये प्रैग्मैटिक्स से भी ऊपर चला गया. Oral and written communication, also known as discourse, is a critical skill. For example, narrative storytelling follows a very specific format. Narratives, जब आप कोई स्टोरी या नैरेटिव सुना रहे हो कि जी आज मेरे साथ सुबह से शाम तक क्या हुआ, तो उसका एक क्लियर बिगिनिंग होगा, मिडल होगा, एंड होगा. तो इस तरह से किस तरह से आपने पूरे टेक्स्ट को अरेंज करके एक मीनिंगफुल डिस्कोर्स डेवलप करना है, ये सारा कुछ इसमें डिस्कोर्स में आ जाता है. These parts describe the main character, the setting in which they live, the conflict, the resolution. अब स्टोरी में आपको पता है कि आप कैरेक्टर्स की बात करेंगे, सेटिंग की बात करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको आ जाएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. स्टोरी का ये पैटर्न होता है ना. तो स्टोरी की एक जो फॉर्मेशन है टेक्स्ट को जिस तरह से आप स्टोरी में लिखते हैं,
That is completely different on how you write the text in applications. ये पैटर्न सिखाना कि एक डिस्कोर्स को स्पोकन में भी और रिटन में भी किस तरह से सेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, this is all addressed and taught in discourse. The understanding of story structure is essential in order to read and understand and write narrative. In contrast, consider the structure of expository or informational text. For instance, अगर आप किसी एयरपोर्ट पे गए हैं और आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी फ़्लाइट कब डिपार्ट करती है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा है और आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन देखनी है, आप क्या देखेंगे? आपको चाहिए होगा कि मुझे भी टाइम पता हो, मेरा फ़्लाइट नंबर पता हो और किस टर्मिनल पे मैंने कहाँ पे जाना है एग्जैक्टली वो जगह मुझे पता हो और कब ये जा रही है फ़्लाइट तो मुझे पता हो कि मेरे पास कितना टाइम मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। अगर उस स्टोरी बोर्ड पे ये लिखा हो कि हमारा पायलट जो है वो बचपन से ही उसको पढ़ने का बड़ा शौक था और हमारा स्टाफ जो है वो ऐसे और ऐसे था और ये जहाज ऐसे और ऐसे बना जिसमें आप सफर करने के लिए जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए उस वक्त किसी काम की नहीं होगी। तो किस तरह से कौन सी इंफॉर्मेशन कब प्रोवाइड करनी है ये डिस्कोर्स बताता है। ये फिर हम प्रैग्मेटिक्स यानी सोशल नॉर्म्स और उसकी डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं और फिर हम अपना टेक्स्ट उस तरह से अरेंज करते हैं। Okay, so I hope this is understandable until now. आपको समझ आ गई? नहीं समझ आई किसी चीज की, we can discuss in WhatsApp groups and Zoom meetings. Okay, so next we are going to discuss when and how language is learned. So almost all children learn the rules of the language at an early age through the use and over time without formal instruction. हम यानी छोटे बच्चे जब 1 साल 1.5 साल की उम्र तक बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, वो खुद ही से एक्सपोजर के थ्रू, यूजेज के थ्रू लैंग्वेज सीख लेते हैं। Thus, one source of language learning must be genetic. तो उनके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी ऐसी है जिसके थ्रू वो लैंग्वेज एक्वायर कर लें। Human beings are born to speak. They have this innate gift for figuring out the rules of language. ये human beings में capability मौजूद है and used in their environment. The environment itself is also a significant factor. Children learn the specific variety of language that the important people around them speak. So environment is also a significant factor. Children do not, however, learn only by imitating those. So do not learn by imitating. सिर्फ वो तोते की तरह चीजें रिपीट नहीं करते, बल्कि उसके कुछ ना कुछ रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं. We know that children work through linguistic or on their own because they use forms that adults never use, such as I gored there before or I see your feet. तो जब उनको अभी went नहीं आएगा तो वो खुद एक्सपेरिमेंट करके पास्ट टेंस बनाएंगे। जब उनको foot का प्लूरल फीट नहीं आएगा तो वो फुट्स भी कह सकते हैं, फीट्स भी कह सकते हैं। तो दे एक्सपेरिमेंट और वो प्लूरल्स बनाने की कोशिश करते हैं और हर तरह से करते हैं। तो चिल्ड्रन इवेंचुअली लर्न द कन्वेंशनल फॉर्म्स went and feet as they sort out for themselves the expectations to the rules of English syntax. Okay, as we with learning to walk, learning to talk requires time for development. This is very important कि हमें लर्निंग टू टॉक रिक्वायर्स टाइम फॉर डेवलपमेंट। ओवरनाइट नहीं हो जाती, एक दिन में नहीं हो जाती। एक क्लास में आप एक बच्चों के साथ ये नहीं कह सकते कि आज इनको याद हो ही जाना चाहिए। Some children may learn it quicker, some will learn it at their own pace and practice in everyday situations. So constant correction of a child's speech is usually unproductive. कि बच्चों को टोकते रहना और उनको हर वक्त करेक्ट करते रहना उसकी इतनी खास जरूरत नहीं होती। They learn the language patterns over time. Children seem born not to just to speak but also to interact socially. ये चीजें भी वो पिक कर लेते हैं, कब यूज करना है, कब रोना है, कब जेस्चर्स करना है, ये उनकी कम्युनिकेशन ही होती है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ लैंग्वेज learning language and interacting socially then is not to master rules but to make connections with other people and make sense of experiences. Okay, तो खाली आपको अगर टेंसेस का इस्तेमाल के रूल्स आते हों तो उससे ये आप श्योरिटी नहीं आपको आ सकती कि आप सही वक्त पे सही टेंस जुमला बना लेंगे। वो आपको कैसे आएगा? प्रैक्टिस से और रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज के इस्तेमाल से। ठीक है, तो when children develop abilities
is always a difficult question. Generally क्या होता है, ये सारे patterns follow किए जाते हैं. Children say their first word between 12-18 months. They begin to use complex sentences by the age of 4 to 4.5. By the time they start kindergarten, children know most of the fundamentals of their language, so they are able to converse easily with someone who speaks as they do. As with other aspects of development, language acquisition is not predictable. One child may say her first word at 10, another 20 months. One child may use complex sentences at 5.5 years, another at 3 years. So, एक ही yardstick से, एक ही डंडे से हर चीज को नापना या सबको एक ही तरह से treat करना, this is not feasible. Okay, so a teacher needs to be very flexible and know the child's needs, know the child, उसकी capability का उसको पता हो ताकि उसकी literacy development को facilitate कर सके. So what is the role of oral language in teaching? ये आप खुद पढ़ेंगे and you will inform me in discussions कि इससे आपको क्या समझ आई. जैसे कि पहले बताया कि जितनी oral language और vocabulary develop हुई होगी वो चीज़ें reading में भी मदद करेंगी. इसमें इन्होंने sending में क्या दिया है, you will inform me. Okay. So, role of oral language in reading and writing. There are 4 main ways oral language development can prepare children for reading and writing. क्या 4 main ways हैं? Oral language develops vocabulary के concepts. Vocabulary concepts develop होते हैं oral language के through. Children gain information about word meanings and pronunciation, and these concepts are first introduced in speaking and understanding other speech. तो vocabulary के concepts आते हैं कि कब कौन सा word use करना है, किस तरह से use करना है, किस जगह पे इस word ने आना है, ये concept आते हैं. Then children learn through oral language the structure of the language and that it communicates meaning. अब structure जो grammar आती है वो यहाँ से आती है. फिर oral language teaches children cultural nuances. Culturally कैसी language और कैसे जुमले और कैसी गुफ्तगू और conversation acceptable है और नहीं है, ये reading comprehension में भी आगे जाके मदद देती है. Oral language acquisition builds a desire to use language for a variety of purposes, such as reading, writing and listening. तो ये overall 4 main oral जो है language की contributions हैं towards reading and writing. Okay, after this, there are certain ways in which parents and caregivers जो है, they can nurture language development. What are those ways? Treat children as though they are conversationalists. Encourage your children to interact with other children. Then remember, as a parent or caregiver, you can reinforce good habits of speech. यानी आप speech की modeling कर सकते हैं. Read to your child, and lastly, help your child recognize the relationship between speech and writing by encouraging storytelling. Okay. So, general guidelines for teachers, parents, and caregivers. You will read this on your own, and we can discuss this in class over our next Zoom meeting or in the WhatsApp group. So, this handout needs to be completed on your own, and we will have further discussions. And in future, जब भी हम मज़ीद जो सारे aspects of literacy discuss करेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि कहाँ oral language की contributions आई हैं. So, this was what is oral language, and any kinds of questions can be shared in the Zoom or the WhatsApp groups. Thank you, everyone.